हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। तो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। काफ़ी सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, जैसे कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट हमने जाना बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो क्लासिफिकेशन है वो एरिस्टोटल ने दिया था, जिसमें उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आती हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि क्लासिफिकेशन करें तो उसका बेस क्या होगा। सबसे पहला जो बेस हमारे पास आता है वो है न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमने कहा नंबर ऑफ सेल। थर्ड हमने कहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण का प्रकार किस प्रकार से है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट हमने बात की थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी, यानी कि हमने कहा कि क्या है जो किंगडम की हमने बात की, हमने कहा एक ही ग्रुप में कुछ ऐसे एनिमल भी हो सकते हैं जिनमें बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार है, जो शरीर है, शरीर की संरचना किस प्रकार से हुई है। वहाँ पे सिर्फ सेल स्टेज है, वहाँ पे क्या है टिश्यू सिस्टम है, या फिर वहाँ पे पूरा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। इस प्रकार से हमने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप में इन्हें डिवाइड किया था। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो अभी तक तो हमने जाना क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्यों हम करते हैं। अब हम देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो हमने कहा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया है, आपको 3 जो साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल है, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोल्फ, इन तीनों के आपको नाम याद रखने। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया था। और हमारे पास क्या था, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। 5 किंगडम की हमने बात की थी, जिसमें हमने बात की मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के 5 हमारे पास क्या आए हैं, किंगडम आए हैं, यानी कि 5 ग्रुप हमारे पास आए हैं। अब 5 ग्रुप ये क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम से भिन्न होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे मोनेरा की, हम बात करें यहाँ पे एनिमल्स की, बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, 5 जो ग्रुप थे, अब इन ग्रुप के सब ग्रुप भी बनेंगे, यानी कि ये जो ग्रुप है वो फर्दर इनका बहुत ज्यादा डिवीजन होगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे इन्हें और स्पेसिफिक कैरेक्टर को लेकर के। नेक्स्ट हमने बात की कि यहाँ पे जो फर्दर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो किंगडम हमने बोला, किंगडम के बाद किस प्रकार से हम और ज्यादा वहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। तो हमने कहा किंगडम के बाद फाइलम आएगा, अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो फाइलम आ रहा है, अगर प्लांट की बात हो रही है तो डिवीजन आ रहा है। फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस और लास्ट में हमारे पास आई है स्पीशीज। हमने कहा कि जो वर्गीकरण की इकाई है उसे हम स्पीशीज कह रहे हैं। जिस प्रकार से हमने कहा हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है, उसी प्रकार से हमने कहा वर्गीकरण की जो इकाई है वो क्या होगी, स्पीशीज होगी। यानी कि सबसे छोटा ग्रुप हमारे पास क्या आया है, स्पीशीज आया है। सबसे बड़े ग्रुप की हम बात करें, हमने कहा किंगडम आए हैं। तो किंगडम सिर्फ 5 हमारे पास है। और अगर हम स्पीशीज की बात करें, हमने पांचों किंगडम के क्या लिए, हमने फाइलम लिए। इस प्रकार से करते करते हमने अगर सारी स्पीशीज की बात करेंगे तो बहुत सारी स्पीशीज हमारे पास आ जाएंगी। चलिए, अब हमने क्या कहा, हमने कहा ठीक है, अब हमने समझ लिया है वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। हमने वर्गीकरण की जो शुरुआत है वो भी कर ली है 5 किंगडम में। अब हमने क्या कहा कि हम क्या कर लेंगे, अब एक एक किंगडम को हम पढ़ लेंगे, कुछ विशिष्ट जो गुण होंगे उनको हम देख लेंगे कि किस जो किंगडम के क्या क्या वहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोनेरा से। अब देखिए, आपको जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। हमने जब 5 किंगडम की बात की थी, आपको यही सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि जो विकास हुआ है वो इसी सीक्वेंस में हुआ है। जो मोनेरा थे उसमें बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, प्रिमिटिव यानी कि जिनका जो डेवलपमेंट है, जिनका विकास है वो बहुत कम हुआ है। फिर आते आते लास्ट में जब एनिमेलिया हमारे पास आएंगे तो हम देखेंगे एनिमेलिया में जो जीव हैं वो सबसे ज्यादा उन्नत प्रकार के हैं। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट पाया गया है वो एनिमेलिया में पाया गया है। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आप मोनेरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले प्लांटी लिख दिया है या फंजाई लिख दिया। सबसे पहले आप मोनेरा को पढ़ेंगे, फिर आप प्रोटिस्टा को देखेंगे, फिर आप फंजाई को देखेंगे, देन आप देखेंगे प्लांटी और लास्ट में एनिमेलिया को आप देखेंगे। विकास के आधार पर ये जो सीक्वेंस है वो रखा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। हमने कहा मोनेरा क्या है, प्रिमिटिव जो किस्म के जीव इसमें आते होंगे। तो प्रिमिटिव क्या होंगे, सबसे पहले तो ये क्या होंगे, प्रोकैरियोट होंगे, क्योंकि प्रिमिटिव जो होंगे वो प्रोकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमने कहा था कि वे जीव जिनमें जो न्यूक्लियस है वो स्पष्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी।
जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर होगी, यानी कि केंद्रक जो झिल्ली अगर वहाँ पे होगी, तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस में जो भी मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल, वो भी वहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, यानी स्पष्ट रूप से हमें केंद्रक दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे झिल्ली ही नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो जो केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ है वो क्या होगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स हो गए। हमने कहा उसके बाद क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगी, क्योंकि जब दो प्रकार के जीवों की हमने बात की थी, क्या होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो अगर ये क्या है, प्रिमिटिव टाइप के जीव हैं, तो ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, एक ही कोशिका से बने होंगे। अब हमने कहा बात आती है किस पे, न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पे हमने क्या कहा था, हमने कहा ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप में हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक हैं, यानी कि अपने भोजन के निर्माण के लिए जो कच्ची सामग्री है वो वातावरण से प्राप्त कर रहे हैं, ना कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ना कि किसी जीवित प्राणी से। कुछ हेटेरोट्रॉप भी होते हैं, यानी अपने पोषण के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या किसी प्लांट पे वो निर्भर रहेंगे। अब जब बात आती है यहाँ पे ऑटोट्रॉप की, तो आप आगे देखेंगे कि जो बैक्टीरिया है वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऑटोट्रॉप के बेसिस पे। हमने कहा था कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। अब एरोबिक से और एनारोबिक से क्या मतलब है, हमने कहा जो बैक्टीरिया एरोबिक होंगे, इसका मतलब कि यहाँ पे उन्हें, अब ये बात चल रही है, यहाँ पे सब मिक्सअप हो रहा है। पोषण में हम पहले बात करेंगे, पोषण से मतलब है कि जो भी जीव है वो भोजन को ग्रहण कर रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है और उससे वो एनर्जी प्राप्त कर रहा है, ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी पोषण की प्रक्रिया है। तो पोषण यानी कि पोषण में क्या क्या होगा, डाइजेशन भी जुड़ा होगा, रेस्पिरेशन भी जुड़ा होगा। क्या 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 सिमिलैरिटी है या क्या संबंध है दोनों में। हमने बात की डाइजेशन की, एंड हमने बात की रेस्पिरेशन की। देखिए हम यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं। हमने कहा डाइजेशन और रेस्पिरेशन, यानी कि पाचन हो गया और श्वसन हो गया। तो क्या होगा, जब भी पोषण की बात आती है हम डाइजेशन का नाम लेते हैं, यानी कि पाचन का नाम लेते हैं। तो जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, अगर हम हायर जो एनिमल्स हैं उनकी बात करें, जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया था और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो गया था, अब वहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या प्राप्त हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें ग्लूकोज मिला है। अब उस ग्लूकोज से कोई भी जो सेल है उसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो कैसे मिलेगी, जब वो ग्लूकोज एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने बात की थी। हमने कहा था डाइजेशन तो हो गया है, अब डाइजेशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज हमें मिला है वो ग्लूकोज अब एटीपी में कन्वर्ट होगा। एटीपी की फुल फॉर्म क्या आती है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने कहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो क्या होगा, जब एटीपी का जब यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण हुआ, किससे, डाइजेशन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज से अब एटीपी बनेगा, एटीपी से ही जो सेल है उसे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जब रेस्पिरेशन होगा तभी यहाँ पे क्या होगा, एटीपी का निर्माण होगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी। अब जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, और यानी कि ग्लूकोज का अपघटन करेगा और ग्लूकोज एटीपी में टूट जाएगा। प्लस यहाँ पे एक अवशिष्ट गैस भी बनेगी जिसे हमने क्या कहा, कार्बन डाइऑक्साइड कहा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका बाहर जाना इम्पॉर्टेंट है, और ये जो ऑक्सीजन है इसका अंदर आना इम्पॉर्टेंट है। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डाइजेशन और रेस्पिरेशन, अगर हम पोषण की बात करें तो दोनों शब्द यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। रेस्पिरेशन का जो मेन मतलब क्या है, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान करना है। क्योंकि गैसें क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे हमें एनर्जी को प्राप्त करना है तो यहाँ पे क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब बात ये आती है कि हम इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे पोषण की बात चल रही थी, कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप होते हैं, ये हमने बात मान लिया। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो हमने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाएंगे कि जिन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें हम कहेंगे एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक दो प्रकार के हमारे पास बैक्टीरिया आ गए हैं। अब बैक्टीरिया के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा मोनेरा में क्या आते हैं, एग्जाम्पल क्या हमारे पास बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है।
तो दो प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पास आए। अब जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड हैं। अब हम बैक्टीरिया के बारे में इतने डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आपको बैक्टीरिया के कैरेक्टर याद होंगे तो आप क्या कर सकते हो, जो किंगडम मोनेरा है उसके भी आप कैरेक्टर लिख सकते हो। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि किंगडम मोनेरा में जो जीव आते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं। तो उनके लक्षणों को हम कैसे पढ़ेंगे, जब हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। हम यहाँ पे बैक्टीरिया को ले रहे हैं। हमने कहा कि क्या होते हैं, एक एरोबिक बैक्टीरिया है और एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, दो प्रकार के हैं। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये भी दो प्रकार के बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। हमने कहा ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये है ऑब्लिगेट और ये है फैकल्टेटिव। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में डिवाइड होगा। क्या होते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, देखिए यह है एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इसे होगी ऑक्सीजन की आवश्यकता, इसे होगी ऑक्सीजन की आवश्यकता। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो इसका मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर यही जो क्लासिफिकेशन है, यही वर्गीकरण अगर हम अपने पे अप्लाई करें तो हम क्या हैं, हम है एरोबिक, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में क्या होता है, देखिए ऑब्लिगेटिव कह रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे लिए मस्ट है, अगर ऑक्सीजन नहीं है हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। फैकल्टेटिव कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं भी होगी तो भी काम चल जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, कोई ना कोई चीज़ जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, यानी हमारे पास कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो फैकल्टेटिव का मतलब है कि ठीक है ऑक्सीजन चाहिए थी लेकिन अगर नहीं है फिर भी काम चल रहा है। तो दोनों में से अगर हम देखें तो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमने कहा हम ऑब्लिगेटिव हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सेम वही यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया भी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है फिर भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे एनारोबिक की, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दो प्रकार के हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव है। ऑब्लिगेट में क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्लिगेट का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी अनुपस्थिति मस्ट है, अनिवार्य है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑब्लिगेटिव एनारोबिक ऑब्लिगेटिव जो बैक्टीरिया होंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाएंगे। वहीं हम बात करें फैकल्टेटिव की, तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया आते हैं कि यहाँ पे इन्हें भी क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इनकेस अगर ऑक्सीजन है भी तो ये समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, यहाँ पे वर्गीकरण देखा। तो ये तो हमने किसके बेसिस पे देखा, ये हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन के बेसिस पे। ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा ये हमने देखा न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अब हमने फर्दर और पढ़ा था, हमने फर्दर और डिवाइड किया था, हमने कहा था किसके बेसिस पे, यहाँ पे इन्वायरमेंट के बेसिस पे, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया है वो रहते हैं। हमने कहा कुछ आर्किया होते हैं और कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं। अब आर्किया में कौन से बैक्टीरिया आएंगे, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं, जितना हाई टेम्परेचर वहाँ पे होगा, ऐसे क्लाइमेट में ऐसी कंडीशन में रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं उसे हमने आर्किया कहा। अब जो यू बैक्टीरिया होंगे, यू बैक्टीरिया क्या होंगे कि जो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन्हें हम यू बैक्टीरिया कह रहे हैं। जैसे कि हमने कहा सारे ही जो हार्मफुल और बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होंगे वो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आता है वो है प्रोटिस्टा। अब देखिए जो मोनेरा था, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आ रहा है, तो प्रोटिस्टा थोड़ा सा डेवलप होगा किसके कंपैरिजन में, मोनेरा के कंपैरिजन में। तो क्या क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं। हमने कहा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अगर हम बात करें सेल्स की तो अभी क्या है, यूनिसेलुलर ही है प्रोटिस्टा, एक ही सेल स्टेज है अभी। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो यहाँ पे कैसा आ गया है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गया है। इसका हम अब जब यहाँ पे प्रोटिस्टा ही यूकैरियोटिक हो गया है तो इसका मतलब आगे के सारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हमने किंगडम के नाम पढ़े थे, हमने सीक्वेंस में पढ़ा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी कि सीक्वेंस क्या बता रहा है, यहाँ पे विकास को प्रदर्शित कर रहा है। अब सेकंड जो किंगडम है वहां पे क्या हो गए हैं, यूकैरियोटिक हो गए हैं। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे बन गई है। तो एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स कहाँ पाए जाते हैं, मोनेरा में पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने कहा वो प्रोटिस्टा से स्टार्ट हो जा रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, जो लोकोमोशन आ गया है, नेक्स्ट हेडिंग लोकोमोशन क्या होगा, मूवमेंट।
मूवमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लोकोमोशन में क्या इनकी सहायता करता है। आप देखेंगे बाय हेयर लाइक सीलिया, यह है बाय हेयर लाइक सीलिया। सीलिया और whip like flagella for moving around the some member in some members। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए इनके पास दो क्रिएचर्स पाए जा रहे हैं, दो यहाँ पे आकृति पाई जा रही है। पहले को इन्होंने कहा सीलिया, दूसरे को इन्होंने कहा फ्लैजिला। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म में सीलिया पाई जा रही हैं, कुछ में फ्लैजिला पाए जा रहे हैं जो कि मूवमेंट को करते हैं। अब देखिए आपने जब सीलिया की हम बात करें तो सीलिया बहुत छोटे छोटे महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल नुमा संरचनाएं होती हैं। और अगर हम बात करें फ्लैजिला की तो फ्लैजिला थोड़ा सा जो सीलिया होते हैं सीलिया से बड़ा होता है। तो लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पे, सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा, किसमें, प्रोटिस्टा में। अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हमने कहा ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अभी तक ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप दोनों ही यहाँ पे चल रहा है। एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ एल्गी आते हैं और प्रोटोजोन्स में जैसे प्लाज्मोडियम आता है और एंटमीबा आ जाता है। तो देखिए ये हमारे पास कुछ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है बहुत बार, जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे रिप्रोडक्शन को, हमने अमीबा का पढ़ा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल आया था अमीबा का। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि अलैंगिक जनन है, उसके जब हमने अलग अलग पार्ट को देखा था, हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन के बारे में। तो बाइनरी फिजन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था अमीबा का। अब आपको ये पता है कि अमीबा कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, हमने कहा प्रोटिस्टा से। तो अमीबा के कुछ कुछ कैरेक्टर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। हम ये भी हमें पता है कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन हमने कहा यूग्लिना, स्मॉल मोल्ड, डायटम्स हो गए, पैरामीशियम हो गया है, नाइन फ्लैजिलेट हो गया है और माइक्रो एल्गा हो गया है। ये सारे किसके एग्जाम्पल आते हैं, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल आते हैं। तो जब भी आप किसी किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हो तो आप क्या करोगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म को उठा लोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अमीबा को यहाँ पे ले लिया है। अब आप ये भी बता सकते हो कि जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है किस प्रकार का रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल देके आप दोगे वहाँ पे कि जो एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है और अमीबा में कौन सा यहाँ पे किस प्रकार का जो प्रजनन की जो विधि है वो पाई जाती है। सेकेंड, आपको क्या याद रखना है, जिस भी किंगडम के बारे में आप पढ़ोगे आपको उसके एग्जाम्पल सारे लर्न होने चाहिए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आंसर यहाँ पे लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आता है वो है किंगडम फंजाई। अब हम पढ़ेंगे फंजाई के बारे में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फंजाई के। सबसे पहले आप देखो कि पोषण में ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, अपने पोषण के लिए किसी अन्य पे निर्भर रहते हैं। सेकेंड, हमने कहा यूकैरियोटिक होते हैं। अब आपको यूकैरियोट सिर्फ आपको एक जगह पे याद रखना है, मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। अगर यहाँ पे प्रोटिस्टा से यूकैरियोट स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद जितने भी किंगडम हमारे पास आए वो सारे यूकैरियोट होंगे। आपको एक कैरेक्टर लिखना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहाँ से जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, जो नया जो विकास हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रिशन किस प्रकार से होगा, ये पोषण किस प्रकार से लेते हैं। तो आप पढ़ेंगे ये सैप्रोफिटिक होते हैं, दे यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड। कैसे होते हैं ये तो हमें पता है परपोषी होते हैं, लेकिन परपोषी के भी हमने अलग अलग प्रकार पढ़े थे। हमने कहा परजीवी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, मृतपोषी होते हैं। तो ये किस प्रकार की कैटेगरी में आए, हमने कहा ये क्या होते हैं, मृतपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी मृत पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा, अब यहाँ पे एक नया वर्ड हमारे पास आया है लाइकेन। सम फंजाई लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द साइनोबैक्टीरिया, यानी कि कुछ जो फंजाई होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि सहजीवी संबंध में रहते हैं। अब क्या होता है सहजीवी संबंध, हमने कहा हम बात कर रहे हैं सहजीवी संबंध की। देखिए सहजीवी संबंध क्या होता है, यानी कि इसमें क्या होगा, दो अलग अलग स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि ए और बी दो हैं, यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है ए और एक ऑर्गेनिज्म है बी।
अब ए क्या करेगा, कुछ चीजें प्रोवाइड ए बी को करा रहा है और उसके बदले में बी कुछ प्रोवाइड ए को करा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं, हमने कहा यहाँ पे कुछ फंजाई किसके साथ होगी, साइनोबैक्टीरिया के साथ रिलेशनशिप में होती है। अब क्या होगा यहाँ पे, हमने कहा दे आर कॉल्ड लाइकेन, दे आर कॉल्ड लाइकेन। तो इसे इस प्रकार के सहजीवी संबंध बना के यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पे, जो एल्गा पार्ट है वो फूड को प्रोवाइड करेगा और जो फंगल पार्ट है वो मिनरल्स को यहाँ पे क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। देखिए अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ए था वो क्या है, फंजाई है या कवक है। हमने कहा ए क्या था, कवक था, और बी यहाँ पे क्या था, शैवाल था। तो इन्होंने क्या किया, कवक ने जो बी को दिया वो दिया, यानी कवक ने शैवाल को क्या दिया, यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स यानी खनिज लवण के जो अवशोषण में कवक ने सहायता प्रदान की, किसको, शैवाल को। अब शैवाल ने क्या किया, भोजन प्रोवाइड किया, किसे, कवक को। क्योंकि शैवाल क्या है, यहाँ पे शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहा है। तो इसने क्या किया, भोजन का निर्माण किया और कवक को दिया। कवक ने क्या किया, जो वहाँ पे मिनरल्स थे, मिनरल्स के अवशोषण में शैवाल की मदद की। इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, लाइकेन यहाँ पे कहते हैं। तो ये था हमारे पास फंजाई के बारे में कुछ एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे आते हैं फंजाई के, तो जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास किंगडम आता है दैट इज किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में जब हम आए तो अभी तक बहुत ज़्यादा विकास हम यहाँ पे देख चुके थे। हमने कहा अगर प्लांटी के हम कुछ कैरेक्टर को देखें, हमने कहा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं और यहाँ पे सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल बननी काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। जब हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, हमने कहा बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जा रही है। जब हम बात कर रहे थे फंजाई की, हमने कहा फंजाई में भी सेल वॉल पाई जा रही है, तो प्लांट में भी सेल वॉल पाई जाएगी। न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉप होंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है और उस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब क्या होगा, जो किंगडम प्लांटी है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट आता है जो हमें बता रहा है किंगडम हमारे पास क्या है। यहाँ पे किंगडम है हमारा प्लांटी, उसके बाद सब किंगडम भी आता है। सब किंगडम हमारे पास दो यहाँ पे आए हैं, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी, दो प्रकार के आए हैं। उसके बाद हमारे पास आया है डिवीजन। अब ये डिवीजन क्या है, हमने कहा था जब हमने पढ़ा था कि जो किंगडम है, किंगडम के बाद सब किंगडम भी आ सकता है और डायरेक्टली यहाँ पे क्या आता है, फाइलम भी आ सकता है। लेकिन फाइलम हम कब कह रहे थे, फाइलम हम कहेंगे जब हम बात करेंगे एनिमल के बारे में। जब हम बात करेंगे प्लांट के बारे में तो हम यहाँ पे फाइलम की जगह डिवीजन को प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि प्लांट में हम कहेंगे डिवीजन और एनिमल में हम कहेंगे फाइलम। तो कितने डिवीजन हमारे पास आए हैं, पहला है थैलोफाइटा, सेकंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड है टेरिडोफाइटा, और यहाँ पे जो हमारे पास सब डिवीजन में आए हैं, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे, थैलोफाइटा से। तो यहाँ पे जो किंगडम प्लांटी है, हम देखेंगे कि अलग अलग जो प्लांट हैं उनमें किस प्रकार से उनमें विकास हुआ है। जैसे कि हमने कहा था कि प्लांटी के अंदर सारे ही प्लांट आ जा रहे थे, वहाँ पे हम घास के बारे में भी बात कर रहे थे, वहाँ पे हम छोटे छोटे जो झाड़ियाँ होते हैं, जो हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें होता है, क्योंकि कुछ जलीय पौधे होते हैं जो कि जल में पाए जा रहे हैं, कुछ स्थलीय होते हैं जो स्थल में पाए जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग यानी कि वो पानी के साथ बहते चले जाते हैं। जबकि मोस्टली हमने क्या देखा था, हमने देखा जो प्लांट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं एक जगह पे। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे क्या थी, विभिन्नताएं देखने को मिल रही थी प्लांट्स में। तो हमने क्या देखा, इतनी सारी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया प्लांट को उनके कैरेक्टर के बेसिस पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर एक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे हर एक डिवीजन के क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला जो डिवीजन आएगा वो है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा क्या होता है, हमने कहा थैलोफाइटा नाम हमें बता रहा है कि थैलोफाइटा रिलेटेड होगा कि जिसकी बॉडी थैलस के समान है। अब थैलस के समान, जैसे कि हम थैले को देखते हैं, उसमें कोई अलग से अंग नहीं होता है, उसकी क्या होते हैं, चारों जो कोने होते हैं वो एक समान हमें दिखाई देते हैं।
तो ये जो प्लांट है ऐसा तो नहीं है कि इसके जो हर एक जो ब्रांच होगी या हर एक पार्ट होगा वो एक समान होगा, लेकिन इसमें जो अंगों का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे कोई प्लांट है उसमें ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई स्टेम है, कोई लीफ है, यहाँ पे जड़ है, इस प्रकार से कोई भी संरचना दिखाई नहीं देती है। यानी कि किस प्रकार के प्लांट होंगे, प्रिमिटिव टाइप के प्लांट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारे पास अलवा है। अब अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो हमें सिंपली हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है कि ये एक पत्ती है, जबकि ये पूरा का पूरा एक प्लांट है। अब हमें ये नहीं पता कि पत्ती का जो पार्ट है वो कहाँ पे है और स्टेम कहाँ पे है। सेकेंड हमारे पास आता है कारा। कारे में भी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं कि कहाँ पे स्टेम है, कहाँ पे पत्ती है। लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है क्लैडोफोरा। ये किसके एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, थैलोफाइटा के। हमने कहा जो थैलोफाइटा है उसमें, थैलोफाइटा में जो पौधे आते हैं उनके अंगों में हम विभेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पार्ट, यानी कि यहाँ पे तना कौन है, जड़ कौन है। तो हम पढ़ेंगे प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, यानी कि जिसकी बॉडी का जो निर्माण है वो स्पष्ट नहीं हुआ है, वो किस ग्रुप में आएंगे, थैलोफाइटा में आएंगे। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इसमें हम कॉमनली एल्गी को देखते हैं। एल्गी जिसे हमने क्या कहा, शैवाल कहा है, और हम अपने लोकल लैंग्वेज में जिसे काई भी कह देते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पे पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पे कुछ आपको ग्रीन जैसे ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और जब आप उसमें बाहर निकालते हो हाथों से तो आपको कुछ चिपचिपा सा दिखाई देगा और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ पे आप वो जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वो शैवाल होता है। और शैवाल में हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा पार्ट किस प्रकार से दिखता है। हमें क्या दिखता है, एक धागी नुमा संरचना वो दिखती है, वहीं पे उसका स्टेम भी होगा, उसकी जड़ होगी, उसका जो पत्ती होगी, वो हम उसमें विभेद नहीं कर पाते हैं। अब क्या आपको बताया जा रहा है, जो थैलोफाइटा के जो प्लांट होंगे वो एक्वेटिक होंगे, यानी कि जलीय जीव होंगे, जलीय क्या होंगे, जलीय प्लांट होंगे, जलीय पौधे होंगे। अब जब भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो आप देखोगे चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनका जो विकास है वो प्लांट से ही हुआ है। जो प्रिमिटिव टाइप के हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो हम पानी से ही स्टार्ट करेंगे। जब हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में तो आप वहाँ पे देखोगे जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पहले पानी में थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, वो स्थल पे आए, फिर क्या था कि बीच वाली स्टेज आई कि वो स्थल में भी रह रहे हैं, वो पानी में भी रह रहे हैं, और धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और वो परमानेंटली स्थल में रहने लग गए। इसी प्रकार से यहाँ पे प्लांट में भी है। प्लांट में जो पौधों की जो शुरुआत हो रही है, जो ओरिजिन हो रहा है, सबसे पहले कैसे थे, वो एक्वेटिक प्लांट यहाँ पे थे। अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया है, स्पाइरोगायरा आ गया है, यूलोथ्रिक्स है, क्लैडोफोरा और कारा हमारे पास एग्जाम्पल में है। आपको सबके एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए, जो अगला डिवीजन हमारे पास आता है वो है ब्रायोफाइटा। अब जैसे कि मैंने किंगडम में आपको बताया था, हमने मोनेरा की बात की, फिर हमने प्रोटिस्टा की बात की। मैंने कहा कि जो प्रोटिस्टा है वो थोड़ा सा उन्नत प्रकार का होगा मोनेरा के तुलना में। वैसे ही हमने कहा कि जो ब्रायोफाइटा यहाँ पे आया है वो थैलोफाइटा के कंपैरिजन में थोड़ा सा डेवलप्ड होगा। किस प्रकार से होगा आप पढ़ेंगे। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि जो प्लांटी में है, प्लांटी में कौन सा डिवीजन एम्फीबिया कहलाता है, यानी जो प्लांटी किंगडम का एम्फीबिया हम किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा ब्रायोफाइटा को। क्यों कहते हैं, क्योंकि एम्फीबिया का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि वो पानी में भी रहते हैं और वो स्थल में भी रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आते हैं, ब्रायोफाइटा आता है। नेक्स्ट आपने देखा द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब अंगों का निर्माण होना शुरू हो गया है। यहाँ पे पत्ती जैसी संरचना बनने लग गई है, यहाँ पे तना बनने लगी है, इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। However, there is no specialized tissue for the conduction of water and other substance from one part to another part of the body। यानी कि क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे अंगों का निर्माण तो हो गया है, तने भी बन गए हैं, पत्तियां बन गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पे टिश्यू नहीं बने हैं, ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है। तो हमने कहा था कि जब भी पानी के या फिर खनिज लवणों के परिवहन की बात आएगी तो यहाँ पे ऊतकों का नाम आएगा, यानी कि जो जाइलम
होगा वो क्या करेगा, पानी और मिनरल्स का यहाँ पे कंडक्शन करेगा। तो अभी तक यहाँ पे टिश्यू नहीं आए हैं, एग्जाम्पल में हमारे पास मॉस आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो मार्केशिया का एग्जाम्पल है। अब आप देख रहे हो कि ये कुछ पत्ती जैसी संरचना दिख रही है और ये कुछ स्टेम जैसी संरचना हमें दिख रही है। तो क्या अंतर आया, थैलोफाइटा में वहाँ पे अंग नहीं दिख रहे थे प्लांट के, अब जो ब्रायोफाइटा है वहाँ पे अंग दिखने लगे हैं, लेकिन अभी तक जो ऊतकों का निर्माण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। तो क्लास आज आपने पढ़ा है किंगडम मोनेरा के बारे में, और यहाँ पे किंगडम प्लांटी को अब हम देख रहे हैं डिटेल में किस किस प्रकार से इनके कैरेक्टर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपको किंगडम कराए जा रहे हैं, चाहे किंगडम के फाइलम कराए जा रहे हैं, आपको नाम याद रखने हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको जो कैरेक्टर होंगे वो आसानी से याद रह जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।